आज हम 12th केमिस्ट्री के MVVI सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला नंबर प्रश्न से आखिरी तक समझते हुए चलिएगा अच्छे तरीके से। चलिए सबसे पहला प्रश्न है कि निलंबन क्या है। निलंबन क्या है, ये आपका 12th क्लास के केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पूरे बुक से इसमें से प्रश्न सिलेक्ट लाए हुए हैं कि निलंबन क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं निलंबन क्या है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में समझते हुए चलिएगा। तो अगर इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से दोनों मीडियम में समझाएंगे, समझते हुए चलिए कि निलंबन क्या है। तो लिखना कैसे एग्जाम में कि ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज 105 सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी 105 सेंटीमीटर से अधिक होता है जिसके कणों का साइज, उसे कहते हैं निलंबन। एक लाइन में लिख दीजिएगा। आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा आता है हमेशा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आता नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि निलंबन क्या है। तो ऐसा विलयन जिसके कणों का साइज 105 सेंटीमीटर से अधिक होता है उसे निलंबन कहा जाता है। और इसके गुण अगर पूछा जाएगा तो इसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कुछ ना कुछ उपकरण होता है जिसको लगाने के बाद इसको देख सकते हैं इनके कणों को। और इनके कण फिल्टर पेपर, चर्म पत्र आदि को पार नहीं करते, जैसे मिट्टी, आटा, सत्तू इत्यादि जो होते हैं इसके फिल्टर के जो पेपर होंगे इसको पार नहीं कर सकते हैं। यानी व्हाट इज सस्पेंशन, तो सॉल्यूशन वॉज पार्टिसिपेट साइज या मोर देन 105 सेंटीमीटर इज कॉल्ड सस्पेंशन। यानी कि इसको हम हिंदी में समझा रहे, आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसको चाहे तो लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या करें चलिए समझते हैं। अगला प्रश्न कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। व्हाट इज लाइफेलिक कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, इसको चलिए समझते हैं। जब कोई परिक्षिप्त कण परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर और आसानी से कोलाइडरी विलयन बना ले तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। यानी जब कोई परिक्षिप्त कण हो, जब परिक्षेपण माध्यम के दोनों संपर्क में आए तो आसानी से कोलाइडरी विलयन बना लेता है, उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड विलयन उत्क्रमणीय होती है। क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उदाहरण जैसे आपका गोंद हो जाएगा, अगर पूछेगा कि वो गोंद क्या है, उसका द्रव स्नेही कोलाइड है या द्रव विरोधी कोलाइड है, तो बताना कि द्रव स्नेही कोलाइड गोंद है। स्टार्च भी आपका द्रव स्नेही कोलाइड हो जाएगा, जिलेटिन भी द्रव स्नेही कोलाइड, और इटिस यानी और भी बहुत हो जाते हैं जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। यानी कि व्हेन हिज डिस्प्लेस्ड पार्टिकल कम्स इज कॉन्टैक्ट विथ द डिस्पेंशन मीडियम एंड इजीली फॉर्म अ कोलिशन सॉल्यूशन। चलिए अब अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं तो धातु के छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित, यानी इसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण विलयन और उसके छड़ के बीच एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या होता है। एंजाइम उत्प्रेरक तो क्या होता है एंजाइम उत्प्रेरक, इसको समझिए कि यह एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। एंजाइम उत्प्रेरक एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है और जो अनेक जैविक व रासायनिक क्रियाओं को संपादित करते हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। एंजाइम प्रायः प्रोटीन होता है और इसका व्हाट इज एन एंजाइम एक्टिवेटर, तो आपको लिख दीजिएगा। यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर चलिए इसको कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। और अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। इसको एक बार प्रयोग करने पर वह उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। जिस बैटरी में रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, दोबारा नहीं हो सकती, उसके बाद एक बार होगा निष्क्रिय हो जाएगा, फिर दोबारा उसे लाना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे प्राथमिक सेल। और द्वितीय सेल उसे कहते हैं जिसको बार बार किया जा सकता है, यानी फिर चार्ज करेंगे फिर इसको यूज करेंगे, फिर चार्ज करेंगे फिर यूज करेंगे, उसको कहेंगे द्वितीयक सेल। कि प्राथमिक सेल जिसको केवल एक बार ही यूज की जा सकता है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइमरी सेल, तो ये भी आप समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक सबल है क्यों। जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह एसिटिक अम्ल से अधिक सबल क्यों होता है। तो फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल क्योंकि एसिटिक अम्ल में मिथाइल ग्रुप द्वारा +1 प्रभाव दर्शाया जाता है। यानी मिथाइल ग्रुप के द्वारा जो +1 जो होगा वह प्रभाव दर्शाया जाता है, जो एसिटिक अम्ल की अम्लीय शक्ति में काम कम कर देती है। जो भी इसको अम्लीय शक्ति होती है उसको कम कर देती है। अंतः फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक प्रबल होता है, जैसे इसको हम कहेंगे HCOO, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहेंगे। और इसमें तो 6 नंबर जो प्रश्न है ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप चलिए आगे आइए अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि शॉटकी दोष क्या है। कि दोष होता है, एक होता है आपका फ्रेंकल दोष, एक होता है आपका ये फ्रेंकल दोष और दूसरा होता है शॉटकी दोष। तो हम पहले शॉटकी दोष को समझेंगे, उसके बाद इसके फ्रेंकल दोष होगा उसको समझेंगे। तो शॉटकी दोष क्या होता है? शॉटकी दोष तो इस प्रकार के दोष क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं, यानी क्रिस्टल में दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, एक शॉटकी और दूसरा ये आपका फ्रेंकल दोष होता है। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल में तब उत्पन्न होते हैं, क्रिस्टल में ये दोष तब उत्पन्न किए जाते हैं जब क्रिस्टल के समान संख्या में धनायन और ऋणायन, यानी समान संख्या में एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों बाहर हो जाते हैं, दोनों एक साथ बाहर जाएगा, प्लस जा रहा है तो माइनस भी जाएगा, दोनों समान संख्या में बराबर बाहर जाते हैं तो उसको कहेंगे शॉटकी दोष। जैसे NaCl, KCl, CaCl और आदि इस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वह घट जाता है, ताप बढ़ाने से इसका मान बढ़ जाता है। अगर रहेगा कि कौन से दोष में ताप बढ़ाने पर मान बढ़ता है तो ये आपका शॉटकी दोष होगा। और इसके बाद हम फ्रेंकल दोष को भी समझेंगे, यानी कि इसका व्हाट इज़ शॉटकी डिफेक्ट, तो आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपका पूरा ये एंड हो जाएगा। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अमीनो अम्ल उभयधर्मी होता है, कारण बताएं। अमीनो अम्ल क्यों उभयधर्मी होता है, यानी एमिनो एसिड और एम्फिटोक्सिस क्या होता है, यानी कि ये एमिनो अम्ल उभयधर्मी क्यों होता है। तो एमिनो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, यानी ये अम्ल जो होगा ये आपका अम्ल और क्षार, अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, दोनों से अम्ल और क्षार ये दोनों से अभिक्रिया करता है, इसीलिए ये उभयधर्मी होता है। इसलिए अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति के होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप क्वेश्चन में ये आते हैं। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन की PeL ज्ञात है जबकि NaCl नहीं, क्यों। PeCl जो है वह ज्ञात है जबकि NaCl ज्ञात नहीं है, क्यों। ये 2012 जो एग्जाम हुआ था वहाँ भी 2012 में पूछा गया था। तो इसको समझिए कि PeCl यौगिक ज्ञात है, PeCl यौगिक जो है वह ज्ञात है जबकि NaCl नहीं, क्योंकि ये नाइट्रोजन परमाणु की संयोजकता से सेल में d ऑर्बिटल रिक्त नहीं पाई जाती, जो d ऑर्बिटल जो होते हैं वो इसमें नहीं पाई जाती है। जबकि PeCl के फास्फोरस में क्या होता है कि संयोजकता सेल में रिक्त d ऑर्बिटल पाया जाता है, यानी कि PeCl में जो होगा d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है और आपका NaCl में d ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें ये आपका ज्ञात होता है और एक होता है तो जो नहीं ज्ञात होता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका क्या कारण बताए वाला क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछे जाते हैं। और आपका क्यों वाला क्वेश्चन जो है जैसे PeCl ज्ञात है जबकि NaCl नहीं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो सभी प्रश्न को पढ़ते हुए इसको समझते हुए चलना है। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लैंथेनाइड में संकुचन क्या होता है। लैंथेनाइड में संकुचन क्या होता है, व्हाट इज कंसंट्रेशन इन लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड में यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय में आकर्षण तो बढ़ता ही है, लेकिन उसे संतुलन करने वाला परिक्षण प्रभाव उतना नहीं बढ़ता जिसके उनके आकार में क्रमिक आ जाती है, यानी उसमें कमी आ जाती है, क्रमिक आ जाती है और उनके परमाणु जगह संकुचित होते जाते हैं। इसे लैंथेनाइड संकुचन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? लैंथेनाइड संकुचन उसे कहते हैं, यानी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन इसको कहेंगे। लैंथेनाइड में संकुचन क्या है ये भी समझ के होंगे कि लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक जब बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय में आकर्षण बढ़ता है, लेकिन उसे संतुलन करने वाला परिक्षण प्रभाव जो होता है उतना नहीं बढ़ता जितना वो बढ़ता है, इसको कहेंगे लैंथेनाइड संकुचन। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसमें ऊर्जा को पार करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे प्रतिक्रिया अणुओं की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रायः ES से निरूपित किया जाता है। किसे? ES से प्रायः निरूपित किया जाता है। इसका मान देहली ऊर्जा से कम होता है। क्या होता है? इसका जो मान होगा वह देहली ऊर्जा जो होती है उससे मान से कम होता है। यानी व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इसको कहेंगे। यानी इंग्लिश में आपका इस प्रकार से आपको लिखना होगा और हिंदी में हम समझा दिए। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कि HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। जो HF है वह HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। इसका कैसे दुर्बल अम्ल है यही आपको सिद्ध करके यही आपको बताना कि कैसे जो है HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है। ये प्रश्न जो देखिए 2010, 2013, 2014, 2015 और 2018 में पूछा गया है, यानी कितना साल पूछा गया? 5 साल ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं कि HF HI से शक्तिशाली है। जो भी HF है वह HI से कुछ ना कुछ शक्तिशाली है, क्योंकि HI से आयोडीन का आकार HF के फ्लोरीन से बड़ा होता है। जो HF का जो आयोडीन का आकार होगा वो HF के फ्लोरीन के आकार से बड़ा होता है। यानी आपको समझ लीजिए यहाँ पे जो आपका ये आयोडीन है और आपका फ्लोरीन है, तो इसका जो आकार क्या होगा, ये आपका आयोडीन है जो फ्लोरीन से इसको बड़ा आकार होता है, जिसके कारण फ्लोरीन के वियोजन ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह आसानी से H आयन मुक्त नहीं करता। ये आसानी से क्या करेगा? H आयन मुक्त नहीं करेगा, जबकि HI यह मुक्तायन करता है। तो यही अंतर है कि HF जो होता है वह HI से ज़्यादा दुर्बल होता है।
तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, जो 2014 में पूछा गया था। एक भी बार पूछा गया जो प्रश्न का उसको आपको आसानी से अच्छे से पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये सब जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं भी अधिकांश बार देखने को मिल रहे हैं। तो अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं, तो कल कारखानों, बिजली घरों तथा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल होता है। यानी कल कारखाना, जो भी कारखाना होता है, अलग अलग फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें जैसे बिजली घरें होते हैं तथा स्वचालित वाहनों में जैसे बहुत सारे वाहन चलते हैं, बस ट्रक, इसमें से बहुत सारे वाहन जो चलते हैं उसमें ईंधनों का इस्तेमाल होता है। बिना ईंधन के तो चल नहीं सकते, ईंधनों का इस्तेमाल होता है। इन ईंधनों के जलने से SO2, इन ईंधनों जो जलते हैं उसके द्वारा SO2 और NO2 जो होती है गैसें बनती है। SO2 और NO2 गैस बनती है, जो वायु व मिश्रित हो, जो वायु यानी हवा में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित कर देती है। जो भी प्रदूषण, वायु प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, ये सब इन्हीं के कारण होते हैं। वायु में जल की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीकृत होकर H2SO4 एवं NO2 ऑक्सीकृत होकर HNO3 में हो जाता है। यह अम्ल वर्षा के जल के साथ धरती पर आते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा जो है यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिड रेन, तो यही आपका 2014 में जो पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे आपके कॉपी में। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न है कि गैंग क्या है। जो गैंग होता है वह क्या होता है, तो अयस्क में जो अशुद्धि उपस्थित होती है उसी अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जो भी अयस्क होगा उसमें जो भी अशुद्धि होती है, बहुत शुद्धि भी होती है, बहुत अशुद्धि भी होती है, अशुद्धि जो उपस्थित होगी उसी को हम गैंग कहेंगे। और जैसे उदाहरण में अगर बात करें तो जैसे में हेमेटाइट और अशुद्धि के रूप में बालू SiO2 पाया जाता है, जिसे हम गैंग कहते हैं। यानी व्हाट इज़ गैंग, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट मारते हुए चलिए। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निस्तापन क्या है, निस्तापन क्या होता है। चलिए इसको समझेंगे कि अब निस्तापन जो है आखिर होता क्या है। तो वैसे प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को गलनांक के नीचे ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। वैसे प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे, थोड़े से नीचे तापक्रम पर वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु जो हवा होगा उसमें नहीं होगा, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल CO3 आपका निस्तापन में CaO + CO2 इसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड व्हाट इज कैलकुलेशन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेलिन के 2 उपयोग बताना है। फॉर्मेलिन के कितने उपयोग, फॉर्मेलिन के 2 उपयोग बताना है। तो मृत जीवों के परीक्षण में पहले लिखना है कि फॉर्मेलिन के जो है 2 उपयोग निम्नलिखित है। एक लिखना है कि ये, एक में क्या लिखना है, एक में क्या लिखेंगे कि मृत जीवों के परीक्षण में, और 2 में लिखना है कि पौधों के परीक्षण में। एक मृत जीवों के परीक्षण में, दूसरे पौधों के परीक्षण में, यानी स्टेट टू यूज ऑफ फॉर्मेलिन। तो अब आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम है, क्यों। ईथर का जो क्वथनांक है अल्कोहल के क्वथनांक से कम होता है, आखिर क्यों ऐसा होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ईथर में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित रहता है। जो भी होगा ईथर में जो होता है वो हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित रहता है, यानी कि उसमें नहीं होता है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहता है। अतः ईथर का जो क्वथनांक होगा वो अल्कोहल से कम होता है। तो यानी ये भी प्रश्न आप समझ गए, नहीं समझे चलिए एक बार समझा देते हैं क्या होता है कि ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, क्यों। ईथर का क्वथनांक जो होता है वो अल्कोहल से कम क्यों होता है, तो ईथर में हाइड्रोजन बंधन अनुपस्थित है। जो भी हाइड्रोजन बंधन होंगे इसमें नहीं होते, यानी अनुपस्थित होते ही नहीं है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहता है। तब इसलिए ईथर का जो क्वथनांक होगा वह काफ़ी कम होता है। ये सिंपल सा आपको आंसर हो जाएगा, एक शब्द में लिख सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे तो और अच्छा होगा। ओजोन के विरंजक गुण बताना है। ओजोन के विरंजक, देखिए एक जो प्रश्न होगा आपका ओजोन से, आपका ये ओजोन से प्रश्न होगा, ये आएगा ही आएगा कि ओजोन का विरंजक गुण लिखिए, ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओजोन से क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक में देखते होंगे, एक नया क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, एक नया क्वेश्चन ओजोन से संबंधित तो रहते हैं। तो ओजोन के विरंजक गुण को अगर बोला जाएगा तो लिखना है कि ओजोन के विरंजक गुण निम्नलिखित है। 1 नंबर में देख लिखना है सबसे पहला कि ओजोन शक्तिशाली यानी रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ओजोन क्या करता है, शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता भी होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन होगा और साथ साथ नवजात ऑक्सीजन का उत्पादन करने की भी इसमें क्षमता होती है। तो एक और प्रश्न है जिसको भी चलिए समझते हैं कि संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं। ये संचायक बैटरी होता है, इसको क्या समझते हैं, 2021 में पूछा गया था। इस प्रकार के सेल विद्युत धारा ऊर्जा को ब्राह्मण स्रोत की सहायता से संग्रहित करता है, जिसे चार्ज होना कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चार्ज होना कहते हैं। और डिस्चार्ज की स्थिति में यह संग्रहित विद्युत ऊर्जा को सप्लाई करता है, और इसलिए इस प्रकार के सेल या बैटरी को स्टोरेज या संचायक सेल के नाम से जाना जाता है। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूमुलेटर बैटरी।
तो द टाइप ऑफ सेल स्टोर्स इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी with the help of an extraction source which is called charging, and is the case of discharge is spread the store electricity energy, and hence this type of cell or battery is called storage or accumulator cells। हो जाए, यानी इसमें अभी आप समझ चुके होंगे। तो हमने 20 क्वेश्चन बताया था, जो 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से MBBI क्वेश्चन था, वही यहाँ पे बताया। इसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर आप लिख दीजिएगा, ताकि आपको बार बार इसको देखकर इसको याद कर लें। तो आपका आज क्लास कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर भी कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।